हेलो दोस्तों, एक विद्यार्थी का सवाल था कि मैंने अभी 12वीं पास की है तो मुझे एसएससी की तैयारी करनी चाहिए कि यूपीएससी की। अब ये बहुत ही सार्थक सवाल है और ये सिर्फ सवाल नहीं है, उस बच्चे के मन की दुविधा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है जो अभी 12वीं पास करके आए हैं, उन्हें किसी भी फील्ड की बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। तो ये उसका जो सवाल है काफ़ी वाजिब है। अगर आपको ये सवाल बचकाना लग रहा है, कुछ लोगों को लग सकता है, तो आप अपने आप को उस बच्चे के सेंटर पर रख के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अभी 12वीं पास की है या जब आपने 12वीं पास की थी तो आपको कितना आइडिया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। तो यही सारे सवाल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे एसएससी, यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं या जितने भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो जॉब के लिए होते हैं। और इस मामले में मैं सलाह इसलिए भी दे सकता हूं क्योंकि मेरा 6 से 7 साल का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मुझे मालूम है कि किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सा सिलेबस होता है और कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए बेटर रहेगा और कौन सी फील्ड आपके लिए बेटर रहेगी। पहले एसएससी का एग्जाम बेटर रहेगा या यूपीएससी का, तो ये सारे के सारे में जो चीज़ें हैं मैं आपको समझा सकता हूँ, तो शायद बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने अभी 12वीं पास की है और आप कन्फ्यूज हैं, आपको पता नहीं कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपको किसी भी फील्ड की जानकारी ज़्यादा है नहीं है। अब ये बात सिर्फ 12वीं वालों के लिए नहीं है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी अप्लाई होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं किसी फील्ड की और वो कन्फ्यूज हैं कि हम किसकी तैयारी करें। तो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर समझेंगे और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो जाती हैं और आपको फैसला लेने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं। हम पहला टॉपिक एसएससी का ही ले लेते हैं। जो लोग एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनके मन में ये कन्फ्यूजन है कि यार मैं एसएससी की तैयारी करूँ या ना करूँ, पहले एसएससी की तैयारी करूँ कि बाद में तैयारी करूँ और एसएससी में क्लियर भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके मन में हैं। तो आपको इसमें जो पहला स्टेप उठाना है वो करना है सेल्फ एनालिसिस का। अब अगर आप एक बार सेल्फ एनालिसिस करना सीख जाते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप एसएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो फिर आपको उसका एक बार सिलेबस पूरा देख लेना चाहिए कि कैसा सिलेबस आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब जैसे कि एसएससी में जो सबसे ज़्यादा डिमांड में सब्जेक्ट रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहते हैं, वो रहते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है उस एग्ज़ाम की, वो होती है मैथ और इंग्लिश। अगर आपकी मैथ और इंग्लिश काफ़ी अच्छी है तो फिर आपको एसएससी की तैयारी डेफिनेटली कर लेनी चाहिए। अगर आपकी मैथ और इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इसकी तैयारी अच्छे से कर सकता हूँ, मैं अपनी क्षमताएं उतनी विकसित कर सकता हूँ कि इस एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं तैयारी कर सकता हूँ, तो फिर आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। तो उसके लिए जो दूसरा स्टेप है वो ये कि आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले आइए, उनको काफ़ी दिन तक यानी 10 से 15 दिन तक आप उनका एनालिसिस करिए, उनको सॉल्व करिए। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो क्षमताएँ हैं क्या उस लेवल की हैं या नहीं है, आपकी मैथ और इंग्लिश उतनी अच्छी है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं इस लेवल की तैयारी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, उसका सिलेबस समझेंगे और उसके जो मॉडल पेपर है उनको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 10 से 15 दिन तक तो समय दिया जा सकता है। तो अगर आपने 10 से 15 दिन तक का समय दे लिया तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। फिर अगर इसके बाद आप श्योर हो जाएँ कि हाँ मैं इस तरह की क्षमताएँ विकसित कर सकता हूँ और मेरी मैथ और इंग्लिश इतनी अच्छी हो सकती है, तो आप एसएससी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है तो आप वहीं से क्विट कर जाइए, फिर एसएससी के बारे में सोचिए नहीं। क्योंकि उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह। तो आपको एसएससी और मैथ का बहुत ज़्यादा जाम रहेगा नहीं उनमें। तो चलिए दूसरे स्टेप को समझते हैं। इस पर जो पहला सवाल आता है कि हम पहले एसएससी की तैयारी करें या यूपीएससी की तैयारी करें, तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों का बचपन से ही सपना होता है कि मुझे यूपीएससी ही करना है, तो उनकी जो तैयारी है वो हाई स्कूल इंटर से स्टार्ट हो जाती है और ग्रेजुएशन आते आते उनकी जो तैयारी होती है वो ऑलमोस्ट खत्म तक हो जाती है। इसके बाद जैसे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं वो एग्जाम देना स्टार्ट कर देते हैं। अब कन्फ्यूजन यहाँ होता है, जो लोग एसएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं और यूपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो इसका जो कन्फ्यूजन है वो मैं दूर कर देता हूँ। अब क्योंकि आपने अभी 12वीं पास की है तो आपके पास एलिजिबिलिटी ही नहीं है कि आप यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे सके। आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी ही दे सकते हैं और एसएससी में भी आप सीएचएसएल या एमटीएस का ही एग्जाम दे सकते हैं। आप सीजीएल भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसके लिए मांगता है ग्रेजुएशन की डिग्री, जो कि अभी आपके पास है नहीं है। तो आपके पास 3 से 4 साल का पूरा समय है कि आप एसएससी को दे सकते हैं। अगर आप एसएससी और यूपीएससी के बीच में कंफ्यूज हैं तब की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास 3 से 4 साल का टाइम है, क्योंकि कुछ ग्रेजुएशन डिग्री 3 साल की होती है, कुछ 4 साल की। तो आपके पास इस बीच टाइम है कि आप अच्छे से एसएससी की तैयारी 3 से 4 साल, 3 साल तो कम से कम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, इतना अच्छे से कि आप अपना 100% दे सकते हैं। अगर इस बीच आपका सीएचएसएल या एमटीएस में सिलेक्शन आसानी से हो जाता है तो फिर आप ग्रेजुएशन के बाद आप आराम से सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन के पहले एसएससी के एमटीएस या सीएचएसएल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं तो काफ़ी हद तक चांस है कि आप सीजीएल भी क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर आप सीएचएसएल या एमटीएस का भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आपको एसएससी छोड़ देनी चाहिए। फिर एसएससी आपके बस की बात नहीं है। यहाँ से एक कन्फ्यूजन तो खत्म हो जाता है। तो अब इसके बाद आप फ्री माइंड से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं।
अब दूसरी बात ये है कि अगर आपने 12वीं के बाद एसएससी की तैयारी कर ली तो ठीक है, लेकिन अगर आपने एक बार सिविल एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दिया तो फिर आप इसके बाद आप एसएससी की तैयारी नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि जब आप सिविल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जो आपकी सोचने समझने की क्षमता होती है या जो आपका एनालिटिक पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और आपकी जो समझने की क्षमता होती है काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाती है। और क्योंकि एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो फैक्ट बेस्ड होता है और वो रटने का एग्ज़ाम होता है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आप उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप उस पर लौट कर नहीं आएंगे। जब एक बार कोई इंसान या कोई विद्यार्थी जब एक बार सिविल एग्ज़ाम में इंटर कर जाता है तो उसको फिर छोटे एग्ज़ाम्स में या एसएससी जैसे एग्ज़ाम में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता और मज़ा भी नहीं रहता और वो उसकी तैयारी भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको बर्डन लगने लगता है। अब ये भी है साथ साथ कि एसएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए 3 से 4 साल बहुत ज़्यादा होते हैं और ये बात सिर्फ एसएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं होती, ये किसी भी उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई होती है जो वनडे एग्ज़ाम है या जैसे स्टेट के जो एसएससी एग्ज़ाम होते हैं या जो स्टेट लोअर सबऑर्डिनेट के एग्ज़ाम होते हैं, वो सारे एग्ज़ाम उनके लिए अगर आप 3 से 4 साल मैक्स टू मैक्स दे रहे हैं तो बहुत है। उसके बाद जो अगर आप दे रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है। इस बात को थोड़ा गहराई समझते हैं कि अगर आपने 7 से 8 साल लगा के या आपकी जो एज है वो 30 से 35 साल हो गई है और इस एज तक तैयारी करके आपने कोई ग्रुप डी या ग्रुप सी एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल भी गई, तो क्या जो आपने 10 से 15 साल आपने वेस्ट किए हैं ये उसकी भरपाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हो सकता है जो आपने 10 से 15 साल बर्बाद किए उस टाइम फ्रेम में आप किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते थे, बहुत धमाल मचा सकते थे। तो मुझे लगता है कि ये उतना समझदारी वाला डिसीजन नहीं होगा कि आप किसी ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए आप 30 से 35 साल तक लगे रहें। ये एक बेवकूफ़ी है। हाँ, आप इसे अल्टरनेटिव के तौर पर देख सकते हैं कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे एग्ज़ाम देख रहे हैं। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन पर्टिकुलर इसी एग्ज़ाम को डेडिकेट होकर आप 30 से 35 साल तक लगे हैं, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और आप अपने जीवन का जो सबसे प्रीशियस समय होता है वो उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इस तरह समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन सिविल एग्ज़ाम्स के लिए ये बात काफ़ी हद तक अप्लाई नहीं होती है क्योंकि जो सिविल एग्ज़ाम्स होते हैं वो एक नौकरी नहीं होती हैं, वो एक जज्बात होते हैं, वो इमोशन होते हैं आपके, वो एक जुनून होता है, वो एक स्टेटस है। उसको अगर आप उसके लिए अगर आप काफ़ी लंबा समय दे रहे हैं, अगर आप 6 से 7 साल, 8 साल, 10 साल तक दे रहे हैं, 30 साल 35 साल तक की एज भी दे रहे हैं, एक सपोज़ करिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने इतना लंबा समय दे लिया है, आपको लगता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ही करना है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो अगर आपने 35 साल तक उसको दिया, 10 से 15 साल अपने वेस्ट किए प्रीशियस लाइफ के, तो अगर आप जिस दिन भी उस पर सफल होंगे तो वो लगेगा कि जितना भी आपने सेक्रीफाइस किया वो आपका बिल्कुल वर्थ इट है, आपने सब कुछ पा लिया। क्योंकि उसके बाद जो आपकी लाइफ में डिजास्टर चेंज आएगा ना, वो आपको सब कुछ ऐसा लगे कि मैंने सब कुछ पा लिया। तो मुझे लगता है क्योंकि ऐसी जॉब के लिए, क्योंकि आप उस मैंने कहा ना कि वो जॉब नहीं है, वो एक जुनून है, वो एक सपना होता है, वो एक स्टेटस समाज का। अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया 35 साल की एज में भी, तो भी वो आपके जीवन में इतने अमूलचूल परिवर्तन कर देगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तो अचीव कर लिया। लेकिन ये बात ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उनके क्लियर होने से अगर आप 35 साल की एज में ग्रुप सी या ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर भी कर रहे हैं तो उससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। कहते हैं कि उसकी जो ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्जाम की जो एक ज़रूरत होती है ना, 25 से 26 साल 27 साल तक मैक्स टू मैक्स होती है। इसके बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर वो मिल जाता तो चलो एक कॉम्प्लीमेंट्री होता, नहीं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक दो लाइनें मैंने कहीं सुनी थी, आपने भी सुनी होगी कि गुजर गया वो वक्त जब मुझे तेरी हसरत थी, अब तो खुदा भी बन जाए तो मैं तेरा सजदा ना करूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब समय के साथ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन सिविल एग्जाम के साथ ऐसा नहीं है। वो चीज़ें जब आपको मिलती हैं तो वो जब भी आपको मिलेंगी वो आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगी, बहुत कुछ चेंज कर देंगी। अब आप कहेंगे कि यार यूपीएससी की तैयारी हम 30 से 35 साल तक करते रहें, तो इस पर भी एक किंतु परंतु है। अगर आपके फाइनेंशियल उतने ठीक नहीं है, आपकी जो फैमिली है वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकती इतने लंबे समय तक, तो फिर हो सकता है कि आपको क्विट कर देना चाहिए। उसके लिए आपको एक टाइम गैप रखना चाहिए कि मैं 3 से 4 साल 5 साल या इतने अटैम्प्ट दूंगा, इसके बाद नहीं दूंगा। अगर आपके फाइनेंशियल ठीक हैं, आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि 30 से 35 साल तक आप लगे रह सकते हैं, आपका जुनून है कि मुझे ये करना है, बाकी मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, तो फिर आप लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए इतना ईगो पालने से पहले आपको सोचना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए आप ईगो पाल रहे हैं वो चीज़ें उस चीज़ को जस्टिफाई करती भी या नहीं करती हैं। अगर आप ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्जाम के लिए 35 साल तक लगे हुए हैं तो वो उसको जस्टिफाई नहीं करती हैं। लेकिन सिविल एग्जाम्स के लिए तो ये चीज़ काफ़ी हद तक ठीक है कि आप उसको एक जुनून की तरह देख सकते हैं, आप उस पर लगे रह सकते हैं। अब जैसे कि कोई एक व्यक्ति होता है, कोई एक्टर होता है, वो लगा रहता है सालों साल, उसको सफलता 40 साल या 45 साल में मिलती है, लेकिन जब उसको सफलता मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके जीवन में परिवर्तित कर देती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए पंकज त्रिपाठी का। पंकज त्रिपाठी को स्टार्टिंग में एक न्यू कमर नहीं थे, वो काफ़ी लंबे समय के बाद सफल हुए, लेकिन वो सफलता आज उनको काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है या उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा चेंज लेके आई है। तो वो ये सब चीज़ें सबके लिए अप्लाई नहीं होती हैं, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं और उसको वो चीज़ उस समय को डिजर्व करती भी या नहीं करती है। अब किसी छोटी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। तो ये मेरा समझाने का एक तरीका था, अगर आप समझ पाए होंगे। और
मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको काफ़ी चीज़ें समझा पाया हूँगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातों को आप पॉजिटिवली लेंगे और जो मैं समझाना चाहता था वो आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।